हैं। मेरे बाप की गांव के बाजार में कपड़े की दुकान थी। मैं जवान हुआ तो मेरे बाप ने मुझे स्कूल से उठवा लिया, क्योंकि इनका ख्याल था कि 8वीं जमात तक पढ़ लेना बहुत है। मुझे अपने बाप के साथ दुकान पर बैठना पड़ा। 4-5 साल के मुख्तसर अरसे में भगवान की मेहरबानी और हमारी मेहनत से हमारा कारोबार चमक उठा। फिर मैंने नजदीकी कस्बे के मेन बाजार में दुकान खोल ली। गांव वाली दुकान पर पिताजी बैठते थे और कस्बे वाली दुकान मैंने संभाल ली। अब मेरे वालिदैन मेरी शादी की फिक्र करने लगे, मगर मैं शादी के बारे में संजीदा ना था। सच पूछे तो मैं अपने आप को कारोबार में इतना उलझा रखा था कि सवाए रुपए कमाने के मुझे कोई और सोच ही ना आती थी। मेरी माँ मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहती थी, लेकिन मैं शादी से दामन बचाकर अपने कारोबार को बढ़ाने और फैलाने के चक्कर में था। यही मेरी जिद थी, जिसके आगे मेरे वालिदैन बेबस थे। एक दिन एक लड़की अपनी नौकरानी के हमरा मेरी दुकान पर आई। मेरा वास्ता हर तरह के ग्राहकों से रहता था, मगर मैंने इस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। इसका रंग भी सांवला था, मगर इसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जिनमें जादू का सा असर था। मैं इसको बयान भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे ये लड़की नहीं कोई देवी है। इसकी आंखों की कशिश मुझे महसूर कर रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, आपके पास वेलवेट होगी? मैंने फौरन वेलवेट के थान निकाले और इसके सामने ढेर कर दिए। इसने 2 सूट खरीदे और वो तो चली गई थी, मगर मुझे लगा कि मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई हो। मैं आज तक हैरान हूँ कि मुझ जैसे मुकम्मल कारोबारी शख्स पर इसका इश्क का भूत कैसे सवार हो गया। इसकी आंखों में कोई ऐसा जादू था जिसने मेरे अंदर के नौजवान को जगा दिया था। अब तो मुझे किसी पहलू चैन ना आता था। इसको फिर से देखने की ख्वाहिश मन में मचलने लगी, मगर इसका हसूल कैसे मुमकिन हो? इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास न था। घर गया तो तबीयत बोझल बोझल सी थी। वो रात में सही तरीके से सो भी न सका। सुबह सुबह नहाने गया, फिर मंदिर भी गया। भगवान से इसके मिलन की प्रार्थना की और ये उम्मीद लिए दुकान पर आ गया कि शायद वो हसीना फिर आ जाए। मगर ये तो मुमकिन ना था। अभी वो कल ही तो कपड़ा लेकर गई थी। कई दिनों के मुसलसल इंतजार के बाद मेरी दुकान के भाग जाग गए। इस दफा वो अपनी एक सहेली के हमरा आई थी। मैंने अपने होश हवास कायम रखे। मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुसरत आ गई। ऐसे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। वो खुद ही बोली, उस दिन आपने गलती से कपड़ा बहुत सस्ता दे दिया था। मुझे तो शायद पता भी ना चलता। मेरी इस सहेली सोनम को जब मैंने सूट दिखाए और कीमत बताई तो ये हैरान रह गई। इसने यही कपड़ा चंद दिन गुजरे खरीदा था। आज फिर हमने बाजार से मालूम किया तो पता चला कि इस कपड़े का रेट वाकई ज्यादा था। लगता है तुमसे भूल हो गई। वो ये सारी बातें एक साथ कह गई। देवी जी, आपने और कपड़ा लेना है तो ले जाइए, इससे भी आधे रेट पर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो तैश में आ गई और फट पड़ी। कहने लगी, बकवास बंद करो। तुमने मुझे क्या समझ लिया है? मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो कपड़े के टुकड़े पर बिक जाती हैं। ये कहकर इसने अपना पर्स खोला, बाकी रकम मेरे मुंह पर मारी और भगती झकती गुस्से में पैर पटकती दुकान से चली गई। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया और मैं अपनी सफाई में कुछ बोल भी ना सका। इसके जाने के बाद भी मैं खड़ा सोचता रहा कि मैंने आखिर कौन सी खता की है। मैं खलीस किरदार का आदमी ना था। ये सोचकर मेरी आंखें भीग गईं। सरोज मेरा जिगरी यार था। अक्सर शाम को मेरी दुकान पर आता। वो हस्बे मामूल इसी शाम को आया तो मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। वो काफी होशियार बंदा था। कहने लगा, समीर, तुम अपना कारोबार आराम से करो, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो। अपना कारोबार भी बर्बाद करोगे और बदनामी मुफ्त में मिलेगी। मगर मेरी हालत फिर से काबू से बाहर थी। मैंने सरोज की बहुत मिन्नत समाजत की। इसने मेरी मदद करने का वादा कर लिया। शायद वो भी इस मामले की संगीनी को समझ गया था। इसकी दुकान पर एक बुढ़िया आया करती थी, जिसकी लड़कियां दस्तकारी में महारत रखती थी। वो इनके काढ़े हुए कपड़े सरोज की दुकान पर लाती थी। उसके कई घरों में आना जाना भी था। सरोज ने इससे राजदारी का वादा लेकर मेरी बात की। वो बुढ़िया बड़ी तेज निकली। इसने लड़की का मुकम्मल पता मालूम कर लिया। वो लड़की सेठ रोशनदास की सबसे बड़ी बेटी प्रिया थी।
प्रिया से छोटी 3 बहनें और भी थी। भाई कोई न था। बुढ़िया की बकौल प्रिया पाकीज़ा और नेक लड़की है। मैंने बुढ़िया को इसकी तवक्को से बढ़कर इनाम से नवाजा। बुढ़िया की ख्वाहिश थी कि वो मेरे और प्रिया के दरमियान ताल्लुक पैदा कर देगी, मगर हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। मैंने बुढ़िया को इस काम से रोक दिया और एक दिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं सेठ रोशनदास की बड़ी बेटी प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं सारी उम्र शादी ना करूंगा। शादी का सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई और अगले ही दिन मेरे माँ बाप सेठ रोशनदास की हवेली मेरे रिश्ते के लिए चले गए। मैं इस काम को बहुत दुश्वार समझ रहा था, मगर सेठ रोशनदास मेरे बाप का पुराना जानने वाला निकला और पलक झपकते ही मेरी शादी प्रिया से हो गई। शादी से पहले इसे मेरे मुतालिक कुछ इल्म न था। शादी के बाद जब इसे पूरी कहानी का इल्म हुआ तो वो मेरी मोहब्बत की कायल हो गई। हमारी शादी को चंद माह ही गुजरे थे। दिसंबर का महीना था, शदीद सर्दी थी। इस दिन मैं घर पर ही था कि बाहर दरवाजे पर एक जोगी ने सदा लगाई। दरवाजा खुला था और जोगी कशकोल लिए खड़ा था। मेरी माँ ने प्रिया से कहा, जाओ बेटी, जोगी बादशाह को अपने हाथ से कुछ दे आओ। प्रिया ने कुछ पैसे लिए और जोगी को देने गई। जोगी ने अपना कशकोल आगे करने की बजाय पीछे कर लिया और निगाहें प्रिया के चेहरे पर मरकूज कर ली। इतने में मेरी माँ बोली, जोगी बादशाह, नई दुल्हन है, इसको दुआ दो। जोगी बोला, रहम की दुआ या कहर की? मेरी माँ डर सी गई और कहा, महाराज, रहम की दुआ करो, रहम की। मैं सहन में बैठा ये मंजर देख रहा था। जोगी ने अपने कशकोल से गंदुम के चंद दाने उठाकर प्रिया के चेहरे पर मारे और बगैर कुछ कहे चला गया। मेरी माँ घबरा गई। मैंने उठकर माँ को तसल्ली दी, मगर वो कह रही थी कि ऐसा लगता है जोगी बादशाह हमसे नाराज हो गया है। जोगी के जाने के थोड़ी देर बाद प्रिया के पेट में बाएं जानिब दर्द शुरू हो गया। मैं दौड़कर गया और एक मुसलमान हकीम को बुला लाया। हकीम साहब बहुत ही हमदर्द और नेक इंसान थे। वो फौरन मेरे हमरा आ गए। प्रिया दर्द से तड़प रही थी। हकीम साहब ने एक सफूफ पानी में घोलकर प्रिया के मुंह में डाला, जिससे दर्द की शिद्दत में कमी आ गई, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। मुझे पता नहीं हकीम साहब की दवाई का असर था या वो दर्द बर्दाश्त करते करते थक गई थी। हकीम साहब ने मुझे कहा कि तुम अपनी बीवी को शहर ले जाओ, वहाँ अस्पताल में एक अंग्रेज डॉक्टर है जो बहुत मशहूर है, इससे बीवी का इलाज करवाओ। मैंने फौरन एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया, प्रिया को इसमें डाला और शहर रवाना हो गया। अभी शहर काफी दूर था कि प्रिया ने आंखें खोली, एक नजर भरकर देखा और फिर आंखें मूंद ली। इसके साथ ही इसकी सांसों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वहां से बैलगाड़ी वापस मुड़ी। मेरी हालत खैर हो रही थी। बहरहाल एक हकीकत है, प्रिया को मैंने बड़ी चाहत से हासिल किया था। मोहब्बत की जीती हुई बाजी में इतनी जल्दी हार जाऊंगा, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। इस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता, जब प्रिया की अर्थी शमशान भूमि ले जाई जा रही थी। फिर मेरी प्रिया को बहुत सारी खुश्क लकड़ियों में दफन कर दिया गया। कई कनस्तर देसी घी लकड़ियों पर उंडेल दिया गया। शाम गहरी हो गई थी, सर्दी ज्यादा थी और आसमान गहरे काले बादलों से ढका हुआ था। मेरे बाप ने मुझे चिता को आग लगाने के लिए कहा। एक मजहबी फर्ज की बजा आवरी की खातिर मैंने अपनी महबूब पत्नी की चिता को आग लगा दी। अब प्रिया की चिता बड़े धीमे अंदाज में जल रही थी, हालांकि इस पर खासी मिकदार में देसी घी डाला गया था। सर्दी और तारीकी बढ़ती जा रही थी। चिता की आग ने थोड़ी सी जगह को रोशन कर रखा था, वरना हर सू घुप अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार जाने लगे। बाप ने मुझे कहा कि तुम भी चलो, सुबह आकर फूल चुन लेंगे। हम हिंदू लोग मुर्दे की जली हुई हड्डियों को फूल कहते हैं। मेरा दिल वहां जाने को ना चाह रहा था। मैंने बाप से कहा कि आप लोग चले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो चले गए और मैं तन्हा इस हैबतनाक मकाम पर मौजूद रहा। मेरे सामने प्रिया की चिता जल रही थी। न जाने कितनी चिताएं इस जगह जली होंगी। मैंने अपनी जिंदगी में कई चिताएं जलती देखी थी, मगर मेरी बीवी की चिता इस तरह नहीं जल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आग मेरी बीवी को जलाना नहीं चाहती है।
शमशान भूमि में झाड़ियां भी थी, जिन्होंने अंधेरी रात में इस मंजर को और भी भयानक बना दिया था। तेज हवा से झाड़ियों में जो सरसराहट पैदा हुई, इससे खौफ आता था। ऐसा लगता था जैसे गिर्दोनवा में बहुत सारी रूहें बेचैन फिर रही हों। मेरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। मैं एक झाड़ी की ओट में बैठा रो रहा था। शायद सर्दी के अलावा जो दूसरी परेशानी मुझे लाहक थी, वो ये थी कि चिता की आग हवा के झोंकों से भड़कने की बजाय बुझती जा रही थी। मैं वापस जाने का सोच ही रहा था कि मेरे सामने झाड़ियों में मुझे एक ह्योला सा दिखाई दिया। मैंने अपनी निगाहें इस साए पर मरकूज कर दी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी हालत ये थी कि अगर मैं अपनी जगह से मामूली सी हरकत भी करना चाहता तो ना कर सकता था। ये साया आहिस्ता आहिस्ता चिता की जाने पड़ने लगा। जो ही वो चिता के करीब पहुंचा तो मैंने चिता की आग की रोशनी में इसे देखा, तो ऐसे लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये वही जोगी था जो दिन को हमारे घर आया था और इसने प्रिया के चेहरे पर गंदुम के दाने मारे थे। वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। जोगी ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद इसने चिता के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसके कशकोल में कुछ मनके थे, जिनको वो थोड़े थोड़े वक्फे से चिता पर फेंकता जा रहा था। चिता की आग पहले भी सही तरीके से नहीं जल रही थी। अब जोगी बादशाह के मंत्र से रही सही कसर पूरी करती थी। अब तो आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी। जोगी के मुंह से गैर मुबहम सी आवाजें निकल रही थी। मैं ये सब कुछ देख रहा था। वक्त के गुजरने के साथ मेरे दिल में खौफ की शिद्दत में भी कमी आ रही थी। जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो जोगी ने अपना कशकोल जमीन पर रख दिया और चिता की लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि प्रिया की लाश तक आग पहुंची या नहीं, क्योंकि अंधेरे में नजर न आता था। जोगी ने प्रिया की लाश को उठाकर चिता के साथ जमीन पर रख दिया और खुद लाश के सर के पास आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर वही गैर मुबहम सी आवाजें इसके मुंह से निकलने लगी। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। फिर जोगी ने उठकर पानी की तरह का कोई माया प्रिया की लाश पर फेंकना शुरू कर दिया। फिर मैंने वो मंजर देखा कि जिसको मैं मरते दम तक फरामोश ना कर सकूंगा। मेरे सामने पड़ी हुई प्रिया की लाश ने हरकत की। फिर जोगी ने इसे ऐसे उठाया जैसे कोई किसी को सोते में जगाता है। प्रिया उठ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में खून जम गया हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा दिमाग माउफ हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है कि जोगी एक तरफ चल पड़ा और प्रिया इसके पीछे पीछे इसी तरह चलने लगी, जैसे कोई सुधाया हुआ जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है। कुछ देर तो मैं वहां शमशान भूमि में बैठा रहा। मेरे होश ठिकाने आए तो मैं भी इनके पीछे चल पड़ा। शमशान भूमि से थोड़े दूर रास्ते के साथ चंद मुसलमान किसानों के घर थे। इन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता था। रास्ते के साथ वाला घर बहादुर खान का था। जब जोगी उन मुसलमान किसानों के घरों के पास से गुजरने लगा तो मेरी निगाह एक किसान पर पड़ी, जो इस बला की सर्दी में लालटेन लेकर मवेशियों के बाड़े खाने में न जाने क्या कर रहा था। इसको देखकर मेरा हौसला बढ़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई कुव्वत पैदा हो गई हो। मैंने पूरे जोर से चीखना शुरू कर दिया। जितना मैं शोर मचा सकता था मचाया और साथ ही एकदम दौड़ लगाकर प्रिया को पकड़ लिया। जो ही मैंने प्रिया को छुआ, वो एक बेजान मुजस्मे की तरह जमीन पर गिर पड़ी। चंद किसान लाठियां लेकर दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। बहादुर खान आगे आगे था। इसके बाद मैं भी बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैं अपने घर चारपाई पर पड़ा था और हकीम साहब मेरे सरहाने बैठे हुए थे। कुछ रिश्तेदार हमारे घर जमा थे। सबसे पहले मैंने प्रिया के मुतालिक पूछा। पता चला कि वो घर में है और होश में आ चुकी है। शमशान भूमि के बाहर जब मैं चीखते चीखते बेहोश हो गया था तो बहादुर खान और उसके साथियों ने मुझे पहचान लिया था। वो मुझे और प्रिया को उठाकर हमारे घर ले आए थे, जहां मैं और प्रिया कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद होश में आ गए थे। इस जोगी का किसी को पता न चला कि वो किधर गायब हो गया। जब मेरे औसान बहाल हुए
तो मैंने घर वालों को तमाम हालात तफसील से बताए। वो सब हैरान रह गए। अगर वो मेरी कहानी पर यकीन ना करते तो क्या करते, क्योंकि इनमें बहुत सारे वो लोग थे जिनके सामने प्रिया मरी थी और इन्होंने इसकी आखिरी रसूमात में भी शिरकत की थी। नाजरीन, आप ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि प्रिया ने इस कहानी पर बिल्कुल यकीन न किया। वो कहने लगी कि इसे इतना ही याद है कि जोगी हमारे दरवाजे पर आया था तो वो उसके पास गई थी। जोगी ने अपनी निगाहें इस पर गाड़ दी तो प्रिया को अपने अंदर बिजलियां सी कूदती हुई महसूस हुई। फिर जोगी ने गंदम के दाने कशकोल से उठाकर प्रिया के मुंह पर दे मारे और वो चला गया। इसके बाद प्रिया के पेट में दर्द उठा जो बढ़ता ही गया। प्रिया ने कहा कि इसे ये भी याद है कि हकीम साहब ने इसे दवा दी थी और फिर वो सो गई थी या बेहोश हो गई थी। प्रिया ने कहा कि इसे होश आया तो वो घर में अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। इसके अलावा इसे कुछ भी मालूम न था। मैं और प्रिया इसके बाद 30 बरस इकट्ठे रहे। इसके बतन से मेरी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। इन 30 वर्षों में मैंने कई बार इससे इस वाक़े के बारे में पूछा, मगर हर बार इसका यही जवाब था कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मरने से 3-4 दिन कबल इसको ठंड लग गई और साथ तेज़ बुखार हो गया और यही बुखार इसकी मौत का सबब बन गया। इसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले कई लोग ऐसे भी थे जो 30 बरस पहले भी प्रिया के इन रसूमात में शिरकत कर चुके थे। इस बार भी चिता को मैंने ही आग लगाई और अब कोई गैर मामूली वाक़या न हुआ। आग ने प्रिया को जलाकर राख कर डाला और मैं तब भी प्रार्थना कर रहा था कि ऐ काश प्रिया दोबारा जिंदा हो जाए। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी